महाराष्ट्र के महाभारत में सियासत पूरी तरह से चरम पर है। यह विधानसभा चुनाव अब तक के सभी चुनावों से बिल्कुल अलग है और इस चुनाव में सबसे अहम फैक्टर कोई है तो वो है अजीत पवार। आइए सुनते हैं अजीत पवार के साथ ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इस चुनाव में आप किंग मेकर हैं, किंग हैं, या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि महायुति के स्पॉइलर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं इस बार? मैं बहुत सीधा साधा हूँ। मैं महायुति का एक घटक हूँ। हमारी पार्टी उसमें इन्वॉल्व है और हमारे महायुति का ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जिताने का हमारा इरादा है। वही हमारा टारगेट है और उसी हिसाब से हम जा रहे हैं। आपने जो सवाल पूछा, ऐसे बहुत से बातें अभी चालू है। ये किंग मेकर है, उसमें मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमने जो काम किया है, हमने जो योजनाएं लाई है, वो आपने देखा होगा। करीबन 3 महीने हो गए मैं जन सम्मान यात्रा के माध्यम से महाराष्ट्र में जा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम सब तीनों मिलके, एकनाथ राव जी, शिंदे, देवेंद्र जी, मैं तीनों मिलके गवर्नमेंट की तरफ से हम गए। जो भी हमने योजना लाई वो समझाने के लिए, उसके जो भी लाभार्थी थे उनको लाभ देने के लिए, ऐसा सब हमने किया। और हमारा एक ही मकसद है, वापस महायुति का गवर्नमेंट आना चाहिए। और वो गवर्नमेंट आने के लिए जितना भी हमें कोशिश करनी चाहिए या मेहनत करनी चाहिए, वो मेहनत हमारी चालू है। 2024 के चुनाव में भी आप लोगों ने यही मैसेजिंग किया, लेकिन 2024 यानी पार्लियामेंट्री चुनाव, 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव में भी आपने ये मैसेजिंग किया, खूब मेहनत की, लेकिन यहाँ पर इतने नंबर आए नहीं। और साथ के राज्यों में जैसे गुजरात हो जाए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इवन तेलंगाना, वहां पर भी जो बीजेपी का प्रदर्शन था या एनडीए का प्रदर्शन था, अच्छा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? और वही मैसेजिंग उस बार नहीं चली तो इस बार कैसे चलेगी? यूपी में भी आप बोल रहे, वहां भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया, महाराष्ट्र में भी अच्छा नहीं आया। हर एक स्टेट का पॉलिटिक्स अलग अलग रहता है। नॉर्थ वालों की सोच अलग रहती है, साउथ वालों की सोच अलग रहती है। इवन हमारे महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र और कोंकण और प्रॉपर मुंबई, हर एक की सोच अलग अलग रहती है। आपने अगर देखा तो आपको भी समझ में आएगा। इस दफा हमने इसके सब के बारे में, हमें 0.6% वोट पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त महायुति को कम गिरे, 0.6%। तो भी हम इतने सीटें हार गए। कुछ सीटें बहुत कम वोटों से हम हार गए। फिर हम बैठे और सोचा कि क्या हुआ। तो 2 नैरेटिव तो क्लियर हमें दिखाई दिए। एक तो अब की बार 400 पार दिल्ली में नारा लगवाया बीजेपी वालों ने, वो मिसफायर हुआ। वो इतना मिसफायर हुआ, स्मिता जी आपको ताज्जुब होगा, लोग बोलने लगे अपोजिशन वाले, इन्हों को 275 सीटें चाहिए गवर्नमेंट लाने के लिए, क्लियर मेजॉरिटी। 2 दफा 300 से ज्यादा ही ये आए हैं, तो भी ये उनको समाधान नहीं मिल रहा है। तो इनको किस लिए चाहिए 400 पार? इनको संविधान बदलना है, घटना बदलनी है, रिजर्वेशन निकालना है और हिंदू राष्ट्र करना है। ऐसा कुछ भी बोलते थे। यानी माइनॉरिटी वाले बोलते थे कि ये इतनी मेजॉरिटी बड़ी चाहिए क्योंकि हिंदू राष्ट्र घोषित करके खाली हिंदू जो लोग हैं उनको ही वोटिंग का अधिकार रहने का, बाकी का लोगों का निकालने का। ऐसे अलग अलग फेक नैरेटिव सेट किए गए और हमने इतने दफा बताए गलत है, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, सब लोग उसका आदर करते हैं, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने ये भी बताया जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहब का संविधान कोई नहीं, पर कोई मानने को तैयार नहीं थे। क्योंकि इन्होंने बार अब की बार 400 पार, वो लोग बोलते थे 400 पार किस लिए चाहिए, मेजॉरिटी के लिए तो 300 चाहिए या 255। क्या इसीलिए इस बार नंबर की बात नहीं चल रही? वो हुआ। उसके बाद प्याज, हमारे यहाँ प्याज उगाने वाले फार्मर्स बहुत है, एक्सपोर्ट का। नासिक, पुणे, सोलापुर, नगर, सातारा,
इस एरिया में प्याज बहुत लोग हमारे उगाते हैं फार्मर्स, वो एक्सपोर्ट बंद किया, इतने रेट नीचे आए, इतने रेट नीचे आए। लोग बोलते थे, कुछ एरिया में मीटिंग पब्लिक रैली लेने हम जाते हैं लेने के लिए, पहले प्याज के बारे में बोलो, वो कब एक्सपोर्ट आप उठा रहे हैं, जो बंदी की है कब उठाने वाले, अभी वो उठाई है। तीसरा था CAA। हाँ, सीए। CAA के बारे में तो इतना बढ़िया उन्होंने ये किया। वो कानून किस लिए बनाया? जब इंडिपेंडेंट हम हुए, हमारा कानून, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अलग कानून के बारे में उसमें सब कुछ किया, लेकिन तब शायद वो कमेटी को ऐसा नहीं लगा होगा कि कभी ऐसी ही सिचुएशन भारत इंडिया में आ सकती है, अपने हिंदुस्तान में आ सकती है, भारत में आ सकती है कि लोग काम के लिए बाहर कहीं स्टेट में जाएंगे, उनको वहां सिटीजनशिप वो ले लेंगे, लेकिन वो लेने के बाद वापिस उनको आना हो तो वापिस आने के लिए कुछ कानून बनाना चाहिए, वैसा नहीं बनाया गया। और अभी रशिया, यूक्रेन, पैलेस्टाइन, इजराइल, बीच में श्रीलंका की हालत कैसी थी आपको मालूम है, बांग्लादेश की अभी हालत कैसी हुई मालूम है। ऐसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिचुएशन था। पर वो अजीत जी, वो तो मुसलमान गुट जो है वो तो बीजेपी को तो कभी वोट देता ही नहीं है। ऐसा नहीं, अभी बीजेपी के साथ चंद्रबाबू नायडू थे, वहां वोट मिले। नहीं, मैं आपके राज्य के बारे में कह रही हूं। हमारे राज्य में हम अब भी बीजेपी के साथ गए, अभी यानी पहले चुनाव में हम 1.5 साल गए गवर्नमेंट में, तो उन्होंने बताया कि ये हमें ही यहां से निकालने वाले हैं, और वो भी वन साइड उन्होंने वोट दिया, फतवा ही निकाला यहाँ कि वोट यहाँ। पर अगर उस वक्त अगर सीए की बात थी तो अब बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है, उसको हमने सबने विरोध किया है। मैंने अकेले ने नहीं, मेरे पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के, मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया, वो महाजन। तो विरोध करने से क्या होता है? पार्टी में तो आप हैं वैसे भी ना, सुनो ना, महायुति ये में तो हैं। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये कि उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता। अजीत जी, फडणवीस जी से मैंने पूछा यही सवाल, तो उन्होंने कहा इट्स ए हिस्टोरिकल फैक्ट कि हमारे मुल्क में ये हुआ है कि जब हिंदू एक साथ नहीं रहते, बंटते हैं, तो फिर उनका जो पॉपुलेशन है वो कम होता जाता है और वायलेंस बढ़ता है उनके खिलाफ। स्मिता जी, हर एक का अलग अलग, अभी अलग अलग लोगों को हम इंटरव्यू देते हैं, हर एक के सवाल पूछने का अलग अलग सवाल वो पूछ सकते हैं। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं, मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। महायुति के नेताओं ने कहा है कि झारखंड की बात है, जब जो कांग्रेस का वहां पे जो नेता है उन्होंने कहा कि जब सिलेंडर बांटे जाएंगे तो घुसपैठियों को भी, बांग्लादेशी घुसपैठियों जो हैं उनको भी दे सकते हैं सिलेंडर, हम लोग वो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। तो महायुति के नेता कहते हैं कि ये महाराष्ट्र में भी इसका असर पड़ सकता है, ये नैरेटिव अब उठ सकता है। तो क्या बांग्लादेशी माइग्रेशन जो है, आप नहीं समझते कि महाराष्ट्र में या मुंबई में इफेक्ट कर रहा है? हमने जो 3 सिलेंडर के बारे में आपने सवाल पूछा, वो उज्ज्वला वाली जो स्कीम है उसमें हमारे महाराष्ट्र के 52 लाख फैमिलीज उसमें उनका नाम है, उनको हम सिलेंडर 3 फ्री दे रहे हैं। 52 लाख की जो लिस्ट है उनको हमने, समझो बिजली के बारे में मुफ्त बिजली जो दी है 3 हाउस पावर, 5 हाउस पावर, 7.5 हाउस पावर, 44 लाख ये फार्मर्स है, वो तो लिस्ट हमने डिक्लेयर की, उनको बिल भी 0 का दे दिया। फिर दूसरा जो हमारी लाडली बहना है उसके बारे में आधार कार्ड से वो लिंक किया है, 2 करोड़ 30 लाख हमारी महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट डीबीटी पैसे जाना शुरू हुआ है।
करीबन 5 महीने का 7,500 रुपए उनको मिले भी है। तो हम देखते वक्त एक तो आधार कार्ड को लिंकअप करते, एक तो दूसरा जो भी है हमारे फार्मर्स की लिस्ट है जिसके नाम के ऊपर खेती है, वही ये मेरा सवाल बांग्लादेशी बांग्लादेशी के बारे में मैंने सच बताता हूँ स्मिता जी, मैंने वैसा सोचा नहीं है। अभी आपने मुझे बताया, हम जब गवर्नमेंट चलाते हैं तो भी किसी ने ऐसा इशू नहीं। आपने जब लाडली बहना का जिक्र किया, न्यूज़पेपर रिपोर्ट भी आता है कि जो जिनको मिला भी है, जिनके खाते में आ चुका है, फर्स्ट ट्रांच सेकंड ट्रांच आ चुका है, वो अब देख रहे हैं कि महा विकास आघाड़ी के लोग हैं वो डबल कह रहे हैं कि 3,000 दे देंगे, तो उनका अट्रैक्शन उस तरफ भी होगा, जो ज्यादा देगा उनकी तरफ जाएगा। क्या है, कांग्रेस इतने सालों से यहाँ राज कर रही गवर्नमेंट में है, कभी उन्होंने वैसा सोचा नहीं था, कभी दिया नहीं था। तो ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, ₹1.25 दक्षिणा भी कभी उन्होंने नहीं दी, तो अभी कैसे वो दे सकते हैं? हमारे रूरल के या अर्बन के लाडली बहनों को सबको पता है ये बिल्कुल देने वाले नहीं। एक दफा स्मिता जी 2003 में सुशील कुमार शिंदे राज्य के चीफ मिनिस्टर थे, तब चुनाव के पहले ऐसा ही उन्होंने बिजली माफी का डिक्लेयर किया, हम मुफ्त में बिजली दे रहे, और चुनाव होने के बाद चुनाव एक हुआ तो तुरंत विलासराव जी देशमुख चीफ मिनिस्टर बने, सुशील कुमार शिंदे जी को शायद सेंट्रल में ले लिया या उनको गवर्नर भी किया, आपको याद होगा। उसके बाद ये होने के बाद विलासराव जी देशमुख कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस वाले ने कहा कि नहीं नहीं अभी अपने को विड्रॉ करना है, अपने को बिल देना है। ये पिछले गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था, मैं मिनिस्ट्री में था, मैंने कहा ऐसा कैसा पिछला गवर्नमेंट, वो भी मिनिस्ट्री अपनी थी, ये भी अपनी है, हम सरासर वोटर के खिलाफ हम उनको धोखा दे रहे, लेकिन नहीं सुना। अजीत जी, जब ऐसा रिकॉर्ड कांग्रेस का यह है। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करती हूं कि वहां पर पिछली बार जब मैंने आपको इंटरव्यू किया, आपने कहा कि शायद गलती कर दी पवार वर्सेस पवार बारामती, पवार वर्सेस सुले, हाँ पवार वर्सेस सुप्रिया सुले जो पवार खानदान से ही है, पर अब फिर से पवार वर्सेस पवार हो रहा है बारामती में। आप 3 टाइम एमएलए हैं, फिर भी वहां पर अगेन इट इज दैट योर नेफ्यू इज स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन, तो फिर से वही बात हो रही है। ये देखो, हमारे पार्टी ने पहले मेरा नाम एज अ कैंडिडेट के नाते डिक्लेयर किया, फिर बाद में उनकी लिस्ट आई और उन्होंने कैंडिडेट दिया। हर एक पार्टी ने कौन सा कैंडिडेट देना वो पार्टी का अधिकार है, उनके पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है। उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ कहने वाला नहीं हूं, क्योंकि चुनाव के वक्त जिसका एज 25 पूरा हो जाता है उसको खड़ा होने का अधिकार है। और पिछले दफा मैंने गलती की, अभी किसने क्या किया वो मेरे बारामती के वोटर सोचेंगे। क्या शरद पवार जी ने कहा था आपके भतीजे को कि आप जाके मुझे नहीं मालूम। आपकी लास्ट टाइम कब बात हुई है शरद पवार जी के साथ? बहुत दिन हो गए। दिन मतलब पिछले हफ्ते? नहीं, बहुत महीने हो गए। पर अभी भी रैप्रोशमा नहीं हुआ, अभी भी सिचुएशन खराब ही है। वो उनके काम में बिजी रहते हैं, मैं मेरे काम में बिजी रहता है, मौका ही नहीं मिलता बात। क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं या जब भी कोई बाई इलेक्शन भी होता है तो बात चलती है कि अजीत पवार वापस चले जाएंगे शरद पवार के पास। यहाँ तो कोई भी रूमर उठाते हैं, कोई, मैंने बताया कि पहले भी वैसा ही हुआ, लोकसभा के चुनाव के वक्त फेक नैरेटिव सेट करते। वैसे क्यों, इसके पीछे कौन है, उसका मास्टरमाइंड कौन है, वो जरा देखना पड़ेगा। आप कहते हैं कि डिवीजन हो चुका है, लेकिन अभी कोर्ट में, हाई कोर्ट ने भी आपको फटकार लगाई और कहा कि लर्न टू स्टैंड ऑन योर ओन फीट, कहा कि शरद पवार जी के साथ लोगों के बारे में भी बात होती है, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी आइडेंटिटी बनाइए। ऐसा क्यों होता है कि आप अपनी आइडेंटिटी पूरी नहीं बना पाते, अभी भी जुड़े हुए हैं? मुझे मालूम नहीं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आखिर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है वो सबको सुनना पड़ता है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन कोई बोलते हैं कि
वैसा उन्होंने नहीं कहा। कोई बोलते कहा है, कोई बोलते ये न्यूज अलग तरह से, क्योंकि लॉयर को पूछा तो लॉयर बोलता है, वैसा नहीं। प्रधानमंत्री का स्लोगन और योगी जी का जो स्लोगन है, दो स्लोगन्स चल रहे हैं, इसके प्रति क्या आपने नाराजगी पार्टी में महायुति में बात की है? नहीं, ये नाराजगी मैंने पूरे पब्लिक रैली में की है। ये आप जैसे जो भी हमें इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, वो अलग अलग चैनल को भी मैंने बताया है। अभी बीजेपी के कुछ भी विधायकों ने, एमपीज ने या एमएलए ने या एमएलसी ने, इन्होंने भी ऐसी नाराजगी जताई है। ऐसा इसके बारे में हुआ है। दूसरा, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ यानी सबका साथ ना, और सबका विकास। पर वो तो इस बार तो हो ही नहीं रहा। एक मिनट सुनो ना, अभी का क्या है, हम सब एक है तो सेफ है। मैंने उसके बारे में ये सोचा है, हम सब यहाँ जितने भी बैठे हम सब एक है तो सेफ है। इस एंगल से मैं देखता हूँ। नवाब मलिक को टिकट दिया, महायुति के लोग नाराज थे आपसे कि आपने टिकट दिया, इसके बावजूद आपने उनको टिकट दिया। कल वो थे नहीं, सना को नहीं दिए, सना को बारे में नाराज नहीं थे। नवाब मलिक के बारे में क्या है ऐसे राज कि नवाब मलिक को आपको टिकट देना ही पड़ा? वो क्या जानते हैं कि इतनी बेबसी थी कि आपको देना ही पड़ा उनको टिकट? क्योंकि उनके ऊपर जो एलिगेशन हुए हैं वो सिद्ध हुए हैं। वो कोर्ट में वैसा कुछ फैसला है। मैं भी किसी के ऊपर यहां बैठे ये तीनों ने अंडरवर्ल्ड के साथ इनके संबंध है संबंध। ऐसा कैसा चलता है स्मिता जी? पर ये तो खुलेआम कहा गया है। आपके ही जो सहकर्मी हैं महायुति के, उन्होंने कहा है कि अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध है ना। सबके लिए कहा है, अलग अलग लोगों के बारे में एलिगेशन है, लेकिन वो सिद्ध होना चाहिए। उसके बारे में कोर्ट में फैसला होके उनको, अगर कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया तो हम सोचेंगे ना। तो क्या आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में संविधान को लेकर डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन किया और इस इलेक्शन में बेरोजगारी को लेकर डिसइंफॉर्मेशन कर रहे हैं? नहीं, अभी उन्होंने उस दिन भी यहाँ हमारी बम्बई की मीटिंग में कुछ तो संविधान दिखाया। किसी ने बताया कि वो तो अंदर कुछ भी नहीं लिखा था, वो भी उन्होंने गलतियां की। वहां जो बांटे वहां भी अंदर कोई भी नहीं था, यानी बाहर का खाली कवर था। तो कल उन्होंने खोल के दिखाया, कहा कि बीजेपी जो है लाल किताब के ऊपर, लाल रंग के ऊपर बात कर रही है, लेकिन ये हमको रंग का फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने खोल के दिखाया कि संविधान अंदर से लिखा हुआ है और संविधान के लिए वो जान देने को भी तैयार हैं। और जान देने की जरूरत ही नहीं ना, संविधान को कोई चेंज ही करने वाला नहीं। जान कहाँ देने लगे? अरे जान मत दो, आपकी जरूरत है इंडिया को। राहुल गांधी की जरूरत है। अभी अपोजिशन लीडर है ना, अपोजिशन लीडर के नाते तो उनको काम करना चाहिए। एक सवाल मैं जरूर पूछूंगी कि आपका जो पर्सनल इक्वेशन है फडणवीस जी के साथ और शिंदे जी के साथ, क्या वो महायुति में आने के बाद बेहतर हुआ है या डिफिकल्ट सिचुएशन? नहीं, ठीक ठाक है, ठीक ठाक। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? 3 बारी आप उप मुख्यमंत्री बने। 3 नहीं, आपको मालूम नहीं, 5 बार। 5 बारी आप उप मुख्यमंत्री बने। ख्वाहिश है मुख्यमंत्री बनने की? अभी ऐसा कोई भी जवाब नहीं देने का। अभी 20 तारीख नजदीक आ रही है, ऐसा जवाब देने का हमारी महायुति 175 से कैसे आगे जाएगी, और वो हम आगे जाके ही दिखाएंगे। और फिर बाद में सब विधायक बैठेंगे और तय करेंगे कि किसको बनाना, क्या करना। इतनी कॉन्फिडेंस कहां से आ रही कि 175 प्लस आएंगे? क्योंकि अच्छी योजनाएं लाई है। हमारी लाडली बहना बहुत खुश है, गेम चेंजर होने वाला है। आप देखो क्या होगा। अब बंदा है जो एक्स फैक्टर है हमेशा महाराष्ट्र के इलेक्शन में, और वो है शरद पवार जी। एक एक्स फैक्टर है, वो किस तरफ झुकाव करते हैं, क्या करते हैं, उसका फर्क जरूर पड़ता है। चाणक्य ऑफ महाराष्ट्र। नहीं, ये देखो ना, साहब भी इतने साल काम करे,
ज्यादा से ज्यादा 71 ही सीटें आई। कभी 71 आई, कोई 58 आई, कभी 41 आई, कभी 54 आई। ऐसे 99 में 58 आई, 2004 में 71 आई, फिर 2009 में 62 आई, 2014 में 41 आई, 2019 में 54 आई। ऐसा हुआ है। पर उसके बावजूद वही डिसाइड करते हैं कि महाराष्ट्र का झुकाव किस तरफ होगा। वो सीनियर लीडर है अभी भी। हाँ, अभी भी है अभी ना। भी वो डिसाइड करते हैं कि किस तरफ जाएंगे, किस तरफ महाराष्ट्र का पॉलिटिकल विंड किस तरफ जाएगा। ये देखो, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, 23 तारीख को बताऊंगा दोपहर को क्या होने वाला है।